वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। टेस्ट नंबर 451 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, संसद के किसी सदन का सदस्य कितने माह की अवधि तक संसद की आज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो संसद उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है? बताइए। 2 महीने, 6 महीने, 5 महीने या 3 महीने? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर दिनों में तो सबको पता होगा। अभी यहाँ लिखा होता ना 60 दिन या 90 दिन, तो आराम से आप करेक्ट करके 60 दिन लगा देते। तो यहाँ महीने में वो है क्या, चेंज किया बस मंथ में, तो 2 महीने होगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, अनुच्छेद 101 के 4 में उपबंध है कि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य 60 दिनों की अवधि यानी 2 माह तक सदन की आज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा, किंतु इस दौरान सदन का सत्रावसान या सदन लगातार 4 से अधिक दिनों के लिए अगर स्थगित रहता है तो इस अवधि को उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, उन 60 दिनों में, उन 2 महीनों में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। संसद सदस्य की पद रिक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है और 10 दिनों के भीतर सूचना नहीं देता है तो उसे सदन में रहना है, तो उसे किस सदन में रहना है तो राज्यसभा में उसकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कोई व्यक्ति सदन के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है। कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है। दोनों सदन की बात कौन सी हो रही है? लोकसभा की और राज्यसभा की बात हो रही है। और 10 दिनों के अंदर सूचना नहीं देता है कि उसे किस सदन में रहना है तो राज्यसभा में उसकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी, मतलब उच्च सदन में। और बना रहेगा किसका? वो राज्यसभा का। अगर उसका मन था, बना रहेगा किसका? लोकसभा का। अगर उसका मन था राज्यसभा में जाने का, राज्यसभा का सदस्य बनने का, तो वो तो गया उसके हाथों से, अगर 10 दिनों के अंदर सूचना नहीं देता है तो। दूसरा स्टेटमेंट है, संसद के किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाएगा। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उपरोक्त दोनों के दोनों सत्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 101 में उपबंध है कि 101 के 1 में उपबंध है कि यदि कोई एक व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, कोई एक व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है और 10 दिनों के अंदर इसकी सूचना नहीं देता है कि उसे किस सदन में रहना है, तो उस अवधि की समाप्ति के पश्चात उसकी सदस्यता राज्यसभा से रिक्त मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2 स्टेटमेंट है, एक बार फिर से बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, कोई भी व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता। देखिए, इससे पहले वाले प्रश्न में बात हो रही थी लोकसभा और राज्यसभा की, 2 सदनों की एक साथ नहीं हो सकता। होगा तो क्या क्राइटेरिया, वो भी पता चल गया आपको। अब बात हो रही है राज्य के विधानमंडल के, संसद की और राज्य के विधानमंडल की एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। दूसरा स्टेटमेंट है, यदि वह एक साथ निर्वाचित हो जाता है तो 14 दिनों के अंदर राज्य विधानमंडल की सदस्यता का उसको त्यागपत्र करना पड़ेगा और इस अवधि की समाप्ति के पश्चात वह संसद का सदस्य नहीं रहेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उसने, फिर वो राज्यसभा का, राज्य के विधानमंडल का ही बनकर रह जाएगा। 14 दिन करेक्ट है बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। तो अच्छे से पढ़िएगा इसको ध्यान से। संविधान के अनुच्छेद 101 2 में उपबंध है, उसका 101 के 1 में उपबंध था, इसका 101 के 2 में उपबंध है कि कोई भी व्यक्ति संसद और राज्य के विधानमंडल का के किसी सदन का जो है वो एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। यदि एक साथ वो निर्वाचित हो जाता है और 14 दिनों के अंदर राज्य विधानमंडल की सदस्यता का त्यागपत्र नहीं करता है तो उसकी अवधि की समाप्ति के पश्चात जो है वह संसद का सदस्य नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अब संसद सदस्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट तक ही सीमित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है,
संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत शपथ या प्रतिज्ञा लेगा। अब देखिए, शपथ या प्रतिज्ञा के पूर्व यदि कोई व्यक्ति जो है संसद के सदस्य के रूप में सदन में बैठता है तो उसे 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा प्रतिदिन का। देखिए, बिल्कुल 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा दैनिक, प्रतिदिन के हिसाब से। दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ध्यान से सुनिएगा, कितनी बार बताया कि दूसरी अनुसूची में तो वेतन भत्ते की चर्चा की गई है ना संविधान की, तीसरी अनुसूची में शपथ या फिर प्रतिज्ञा से संबंधित है ना, उपबंध। तो गलत है दूसरा वाला, पहला वाला स्टेटमेंट केवल दूसरा वाला करेक्ट है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद सदस्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष जो है संविधान की तीसरी अनुसूची ना कि दूसरी अनुसूची के तहत शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। संसद का कोई सदस्य बिना शपथ या प्रतिज्ञा लिए सदन की बैठकों में भाग लेता है तो 500 रुपये जुर्माना उसको दैनिक देना पड़ेगा, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 104 में लिखा है। जब तक संसद सदस्य शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता है, संसद की किसी बैठक में भाग नहीं ले सकता और ना ही मतदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, कोरम या गढ़पूर्ति के लिए लोकसभा में कम से कम 80 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 20 सदस्य अवश्य होने चाहिए, और लोकसभा या राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी केवल बराबर की स्थिति में मतदान कर सकते हैं। बिल्कुल, लोकसभा का स्पीकर हो गया, राज्यसभा का सभापति मत बराबर होने की जो है स्थिति में मतदान करता है, पहले मतदान नहीं करता है। करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। और गढ़पूर्ति के लिए लोकसभा में 1/10 चाहिए ना, तो कितना हो गया? 55 हो गया ना, 55 सदस्य, और राज्यसभा में 25 सदस्य है। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर, केवल दूसरा वाला करेक्ट है, बी है इसका आंसर। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 103(3) में उपबंध है कि संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 में उपबंध है कि संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गढ़पूर्ति या कोरम सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। अतः लोकसभा के लिए कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा के लिए कम से कम 25 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है असत्य है। पहला स्टेटमेंट है, संसद के सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और संसद की बैठक को स्थगित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति के पास है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है और संसद को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। बताइए, छोटी से छोटी चीज़ पर पकड़िए इसको। देखिए, 2-3 बातें होती हैं, इनका ध्यान रखना आपको। सत्रावसान करना, स्थगन करना और विघटन करना। जो विघटन है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, किसका करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। सत्रावसान भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। स्थगन जो है वो कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। तो संसद के सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट। संसद की बैठकों को स्थगित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष, अगर लोकसभा में होगा तो स्पीकर करेगा, राज्यसभा में होगा तो सभापति करेगा। संसद के दो सत्रों के बीच की अधिकतम अंतराल अवधि जो है 6 महीने की हो सकती है। संसद को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। देखिए, संसद में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गए ना, तो संसद को कैसे विघटित कर सकते हैं राष्ट्रपति? गलत है स्टेटमेंट। केवल लोकसभा का विघटन होता है ना, राज्यसभा का तो होता नहीं है। राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है। तो देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा का विघटन नहीं कर सकता क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राष्ट्रपति केवल लोकसभा को विघटित कर सकता है और ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) में लिखा है, 85(2)(b) में लिखा है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट पकड़ना पड़ेगा आपको इसमें। देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसके सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु सीमा आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। बताइए, एक पक्का गलत है इसमें, पकड़िए कौन सा गलत है, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट है वो। तो कूट भी देख लेना। देखिए, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि एक स्थायी सदन है, करेक्ट है स्टेटमेंट। इसके 1/3 सदस्य, 1/3 ही है ना, 2/3 तो है नहीं, 1/3 सदस्य
हर 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी करेक्ट है। इसके सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35। पहला वाला गलत है, इसमें पता है क्यों गलत है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है भाई, क्योंकि ये तो एक स्थायी सदन है ना, जो विघटित नहीं हो सकता, जो भंग नहीं हो सकता। तो छोटे से गलती बड़ी हो जाएगी, एक से ही पूरा स्टेटमेंट कट जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं हो सकता। इतनी छोटी सी गलती है ना कि इसका कार्यकाल, ध्यान देना। इसके 1/3 सदस्य 1/3 मेंबर जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे दल बदल कानून के नाम से जाना जाता है, सबको पता होगा। इस कानून में दल बदल से उत्पन्न संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किस एक उपबंध के कारण कोई संसद सदस्य अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता? देखिए, यदि उसने स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है तब तो अयोग्य ठहरा दिया जाएगा वो। यदि वह अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान में भाग लेता है या अनुपस्थित रहता है तब भी उसकी अयोग्यता जो है ठहरा दी जाएगी, अयोग्य हो जाएगा वो। कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तब भी अयोग्य हो जाएगा वो, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। पर कोई नाम निर्देशित सदस्य अपनी सदस्यता ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो। देखिए, इस पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी बार बार रखा जाता है प्रश्न में। 6 महीने के भीतर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 6 महीने के बाद जाएगा ना तब वो अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, इसको याद रखना। तो विकल्प डी असत्य, क्योंकि कोई नाम निर्देशित सदस्य अपनी सदस्यता ग्रहण करने के 6 माह के बाद है किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो वह अयोग्य ठहरा दिया जाएगा दल बदल अधिनियम के तहत, 10वीं अनुसूची के तहत। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन करेगा? देखिए, 2 तरह से हो सकता है ये। संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का निर्णय लेना, एक तरीका तो ये हो गया। एक हो गया अगर प्रश्न आता है दल बदल संबंधी, दल बदल कानून के तहत कौन लेगा, तो दल बदल के तहत वो आंसर अलग रहेगा, इसका आंसर अलग रहेगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर ये चीज़ दल बदल के संबंध में होती तो निर्णय किसके पास है? तो स्पीकर के पास है, लोकसभा में होगी बात। अगर राज्यसभा में होगी तो सभापति के पास है, और न्यायालय में इसको चुनौती भी दी जा सकती है, ये याद रखना। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 103 में उपबंध है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102(1) के तहत अयोग्यता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। किंतु ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह लेगा, उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। याद रखना, निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुसार कार्य करेगा राष्ट्रपति। यदि दूसरी स्थिति में देखा जाए तो यदि दल बदल परिवर्तन के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो इसका निर्णय सदन का अध्यक्ष यानी लोकसभा का स्पीकर करता है, किंतु अध्यक्ष का निर्णय जो है वो अंतिम नहीं होगा, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और ऐसी हुई भी है एक बार, किहोतो होलोहन बाद 1993 में, किहोतो होलोहन बाद 1993 में न्यायिक समीक्षा के अंदर जांच जा चुकी है स्पीकर की। तो लोकसभा में होगा तो स्पीकर करेगा, राज्यसभा में होगा तो राज्यसभा का सभापति करेगा, ये याद रखना दल बदल के संबंध में। वैसे राष्ट्रपति करेगा और सलाह किसकी लेगा? निर्वाचन आयोग की। चलिए 10वें प्रश्न पर आ जाइए। संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिवेशन वर्ष में 3 बार होने चाहिए, वर्ष में 2 बार होने चाहिए, वर्ष में 4 बार होने चाहिए, वर्ष में 2 बार होने चाहिए। आगे है 2 अधिवेशन के मध्य 2 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, 2 अधिवेशनों के मध्य 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, 2 अधिवेशनों के मध्य 4 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, या दोनों अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। बताइए। देखिए, वर्ष में 2 बार
होने चाहिए और दोनों अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो संविधान के अनुच्छेद 85(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का कितना 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो देखिए टेस्ट था संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1। अच्छे से इसका रिवीजन करना। 3 से 4 या थोड़ा बड़ी है संसद, कम से कम 4 से 5 पार्ट इसके बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन 10 की जगह 20 भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। चलिए धन्यवाद।